नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश मिश्रा आज एक विशेष विषय पर मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लॉकडाउन 4.0। सबसे बड़ी बात है कि इस 4.0 में हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा और किन चीज़ों में छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन 4.0 आज के समय की मांग है और समय के तकाजा को देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 लागू किया गया है, जो कि आपको 18 मई से लेकर 31 मई तक यानी अगले 14 दिनों के लिए उसको बढ़ा दिया गया। अगर हम इस लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में आते हैं कि आखिर ये लॉकडाउन करने की नौबत क्यों आई, तो सबसे पहली बात है कि हम सभी अवगत हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो है फैली हुई है, जो कि चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में तांडव कर रही है। और इस कोरोना वायरस के कारण, चाहे उसको कोविड-19 का नाम दिया जाए, इस कारण से पूरे विश्व में तबाही मची हुई है, मौत का तांडव हो रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका पहला केस जो है 30 जनवरी 2020 को आया, जिसमें इसकी पुष्टि केरल में हुई। एक वुहान में पढ़ने गए हुए विद्यार्थी द्वारा वो जब भारत लौटा तो इसकी पुष्टि हुई। और 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा जो है जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई और उसके लिए 19 तारीख को ही 19 मार्च को घोषणा कर दी गई कि अगले जो है 7 बजे से लेकर 9 बजे शाम तक यानी 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू लागू होगा। और उन्होंने कहा यह कि जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। क्योंकि आने वाले दिन में हमें बहुत तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बार उनका संबोधन 24 मार्च को हुआ, जिसमें उन्होंने 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने यह कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग है और इसे सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम यह देखते हैं कि जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे नियम कानून थे, सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो है जितने भी कल कारखाने, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जितने भी व्यावसायिक चीज़ हैं, सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई। और जो है पहला हमारा जो चरण था वो था आपको 24 मार्च से 14 अप्रैल तक। उसके बाद फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण हुआ, जिसमें थोड़ी बहुत ढील दी गई और संक्रमण के आधार पर जो है उसे 3 जोन में बांट दिया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब इसके तहत क्या था कि जिस अनुसार से केसेस हो रहे थे उसी के अनुसार से उनको विभिन्न जोनों में बांट दिया गया। और इस कारण से क्या हुआ कि जो है देखा गया कि कहां पर कितनी ढील देनी चाहिए। तो तीसरे चरण की शुरुआत जो है 3 मई से 17 मई तक हुई और इसमें एक फेज आया जिसमें कुछ रियायतें दी गई। और रियायतों के अलावा ऐसा हुआ कि आपको प्रवासी मजदूर के विस्थापन की बात चलने लगी। साथ में बहुत बाहर में फंसे हुए विद्यार्थी थे, उनको भी अपने स्वराज्य एवं स्वजिला में लाना था। इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद चली। और इन सब को देखते हुए जो है कार्रवाई भी सरकार द्वारा की गई।
थर्ड लॉकडाउन की अगर हम बात करें, लॉकडाउन 3.0, तो इसमें सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई श्रमिक मजदूरों के लिए, और उसके बाद कुछ मिशन चलाए गए विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। तो इसमें एक मिशन था आपको वंदे भारत मिशन, और दूसरा समुद्र के रास्ते से लाने वाला मिशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें बहुत सारे भारतीयों को स्वदेश लाया गया, क्योंकि लोग सरकार से गुहार बार बार लगा रहे थे, जिस कारण से सरकार को उनके लिए यह फैसला लेना पड़ा। अब अगर आ जाते हैं हम कि लॉकडाउन में आखिर जो है किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगा, तो सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक बात कही गई कि कंटेनमेंट जोन जो होंगे उनमें केवल आवश्यक वस्तुओं और गतिविधियों की अनुमति रहेगी। राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से थे। तो सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घरेलू एम्बुलेंस प्लस गृह मंत्रालय के से विशेष अनुमति मिलने पर सुरक्षा कारणों को देखते हुए हवाई सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में। उसके अलावा मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जैसा कि पिछले भी लॉकडाउन में था। स्कूल, कॉलेज और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी तथा सरकार इनको बढ़ावा देगी। इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म भी चलाए जा रहे हैं। बिहार सरकार भी बहुत कुछ प्लेटफॉर्म चला रही है, जैसे टीचर्स ऑफ बिहार, स्कूल ऑन मोबाइल। दूरदर्शन पर भी जो है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्कूली छात्रों के लिए, जिससे बहुत सारे छात्र लाभान्वित भी हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मोड ऑफ टीचिंग जो है वो आपको क्या कहा जाए, ऑनलाइन होने वाला है। तो इसके लिए धीरे धीरे सरकारें भी तैयार हो रही हैं, स्कूल और प्रशिक्षण संस्थानें भी अपने आप को तैयार कर रही हैं। उस सब के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट को ये सुविधा रहेगी कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, और जो है स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी अधिकारियों जो फंसे हुए हैं विभिन्न स्थानों पर, उनके लिए विशेष परिस्थिति में क्वारंटाइन केंद्र के रूप में होटल इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधित मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य भीड़ जहां भी जमा होने वाले कार्यक्रम हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहेगा, ताकि मेन मूल मंत्र है कि जान है तो जहान है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर भीड़ लगेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो पाएगा। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे, और सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम ये सब बंद रहेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे, और इसमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। ये तो हो गए प्रतिबंधित क्षेत्र। अब हम आते हैं कि किन क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त है। तो अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रवेश की अनुमति उनकी जरूरी होगी। राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों का संचालन का निर्णय भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का होगा। लोगों को आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा।
इसके अलावा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए निर्देश। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे अपने आधार पर, और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन उनको करना होगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। इस जोन के अंदर लोग अंदर या बाहर आ जा नहीं सकेंगे, लोगों का आवागमन नहीं होगा। इस पर सख्ती से नजर रखी जाएगी और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी रहेगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारियों की होगी और अगर वो इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बुजुर्ग बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह है। 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार लोग, गर्भवती और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे कार्यालय में प्रवेश करने के समय आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके ही प्रवेश करेंगे। अब विशेष परिस्थितियों में भी आवागमन के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के राज्य में आवागमन की अनुमति देंगे और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खाली ट्रक, मालवाहक ट्रकों एवं कार्गो को अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देंगे। ये इसलिए जरूरी है कि इतने दिनों के लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और उसको एक पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे पटरी पर लाना जरूरी था। क्योंकि इस कारण से हम आने वाले समय में आर्थिक तंगी में आ सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कोरोना का रूप है और जिस तरह से केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये लॉकडाउन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। इसका अभी कोई एक ठोस दवा भी नहीं निकला है जिससे हम इससे तुरंत निजात पा सके। तो यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए जो है हमें एहतियात बरतने हैं। एहतियात में हम क्या क्या बरत सकते हैं, तो हम सुबह नित्य योग करें, हम जो है काढ़ा का सेवन करें, गर्म पानी पिएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, या मास्क अगर किसी के पास नहीं हो तो वो गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथों को धोएं और बाहर से कहीं आते जाते हैं तो उस स्थिति में आकर वो जरूर स्नान करें। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन वो जरूर करें, समय समय पर गाल कुल्ली करें। और मैं सभी से आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में सबसे बेहतर उपाय है कोरोना से बचने का सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना और जो है सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना, सरकार को सहयोग करना, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी परहेज से, सामाजिक दूरी से ही इससे बचा जा सकता है। अंततः मैं इसी के साथ सभी को नमन करना चाहता हूं और सभी को चाहता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत।